तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन भी इंटरेस्टिंग है, जैसे सेल्फ इंडक्शन इंटरेस्टिंग था। सेल्फ इंडक्शन में जो वर्ड है सेल्फ, सेल्फ का मतलब खुद के ही करंट की वजह से खुद का ही फ्लक्स चेंज कर लिया और खुद में ही ईएमएफ डेवलप वहां पे हो जाता था। अब यहां पे वर्ड है म्यूचुअल इस तरह के इंडक्शन में, तो इसका मतलब यहां पे चीजें जो है वो शेयर्ड होंगी, वो दो चीजों के बीच में होंगी। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, कॉइल का नाम मैंने रखा C1 और एक दूसरा कॉइल है C2, दूसरा कॉइल है C2। अब इस C2 कॉइल में मान लीजिए कोई करंट फ्लो होता है I के बराबर, तो इस C2 करंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इसके आसपास की विसिनिटी जो है, इसके आसपास की जो सराउंडिंग जो है, उस सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होता है। और आप जानते भी हैं कि एक लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n i पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाती हैं। यदि ये सर्कुलर कॉइल है तो इस तरीके से फील्ड लाइंस जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। यदि अलग टाइप का लूप है, अलग शेप का, तो हो सकता है कुछ अलग पैटर्न में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिले। अब इसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जब इस C1 लूप से पास होगा तो मैं कह सकता हूं कि कुछ फ्लक्स जो है वो पास होगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल C1, phi C1 इसको लिख सकता हूं मैं, phi C1 is proportional to magnetic field produced by this coil number C2। हाँ सर सही कह रहे हैं, ठीक है ठीक है, कि इसका फील्ड और इसके थ्रू फ्लक्स यानी phi C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल C2। अच्छा, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी के करंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो मैं कह सकता हूं दिस phi C1 इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल C2। हाँ बात सही है कि इसमें फ्लक्स इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट की वजह से इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब मान लीजिए किसी तरीके से इसमें करंट का जो स्ट्रेंथ है, करंट की जो वैल्यू है, करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज होगा, तो इस लूप के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स भी है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इफ IC2 चेंजेस, तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C2 विल आल्सो चेंज। BC2 चेंज होगा तो मैं कह सकता हूं phi C1 विल आल्सो चेंज, phi C1 विल आल्सो चेंज। और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज होता है तो वहां पे EMF इंड्यूस होता है, तो EMF इंड्यूस कहां पे होगा, यहां पे होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड है EMF will induce in C1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इसमें तो बात कर लिया आपने, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से, इसके करंट में चेंज होने से क्या इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, होगा। क्या इसमें एक इंड्यूस्ड EMF नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इसका इसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, इसका इसके ऊपर इफेक्ट हम पिछले केस में देख चुके हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी। इसमें जो फ्लक्स है वो इसके करंट पे डिपेंड करता है, इसमें यदि फ्लक्स
करंट चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा और इसमें ईएमएफ यहाँ डेवलप होगा। तो मैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ा ले जाता हूं, इस इक्वेशन को आगे बढ़ा ले जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा phi इन कॉइल C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन C2। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हटा देते हैं तो आपको मिलता है कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू C1 इज इक्वल टू m इंटू करंट इन C2। ठीक, इस C1 C2 को आप याद रख सकते हैं कि ये फ्लक्स दूसरे कॉइल का है, ये करंट पहले कॉइल का है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो मैं सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकता हूँ, इन टर्म्स को ना लिखूं थोड़ा सा आसान रहेगा, वैसे लिखना चाहिए लेकिन किताबों में नहीं लिखते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ phi इज इक्वल टू m इंटू आई। फ्लक्स दूसरे का, करंट पहले का, करंट पहले का, ये दूसरे लूप का है, तो इसको phi इज इक्वल टू एम आई लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो m है बेटा, ये m जो है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन इसको कहा जाता है। और इसको आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको कहा जाता है। और ये जो है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट हेनरी है, ऐसा यूनिट हेनरी है। और ये भी जो है ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मटेरियल स्पेसिफिक है, ये कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द लूप्स, दोनों लूप की फिजिकल डायमेंशंस पे इट डिपेंड करेगा, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू कपल जो है यानी कि म्यूचुअल है ये, तो यानी कि दूसरे कॉइल का और पहले कॉइल का दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उन पे ये बात डिपेंड करती है। जो हमने सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट लिखा था L, ये L भी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्योमेट्री क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, सेल्फ है, तो इसका मतलब वही कॉइल का जो फिजिकल डायमेंशन है उन पे डिपेंड करता है। और यहाँ म्यूचुअल में दोनों कॉइल्स के जो ज्योमेट्री है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक स्पेशल केस जहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे उस सिस्टम की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो इसमें यदि इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो आपको मिलता है डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ एम आई बाई डी टी। इसको लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी को इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एम कांस्टेंट है, आ जाएगा आपके पास डी आई बाई डी टी। ये क्या है बेटा, ये यदि हम इसमें माइनस साइन और लगा देते हैं, अच्छा ये माइनस साइन लगाना पड़ेगा पहले, फिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, माइनस साइन लगा के ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, माइनस यहाँ लगा देंगे तो माइनस ऐसे दिखेगा आपको। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एम डी आई बाई डी टी माइनस में, और यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ये होता है क्या, m इंटू डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू m इंटू डी आई बाई डी टी। और यदि हम बात करें एवरेज वैल्यू की, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज को लिखते हैं ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स में, और इसका मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा m इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। अच्छा एक बात और याद रखनी है आपको कि मैंने इस एग्जाम्पल में इसमें करंट माना था और इसका फ्लक्स जो है हमने चेंज होते हुए देखा था। आप पलट भी सकते हैं चीज़ें, आप इसमें करंट मान सकते थे और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज दिखा सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है m की जो वैल्यू है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, वो दोनों के लिए, दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेम आएगा, चाहे इसमें करंट माने चाहे इसमें करंट माने, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है वो सेम रहेगा दोनों केसेस में। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं बेटा, एक एग्जांपल है और यहाँ पे हम निकालने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है लाइक दिस, ठीक,
इसका जो रेडियस है मैंने मान लिया वो R1 के बराबर है, इसका रेडियस R1 के बराबर है। इस सोलेनॉइड के बाहर एक दूसरा सोलेनॉइड है लाइक दिस, और इस सोलेनॉइड का रेडियस जो है वो L2 के बराबर, R2 के बराबर है। इसका रेडियस R2 है, अंदर वाली का R1 है। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस वाइट वाली सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 के बराबर, और इस बाहर वाली सोलेनॉइड्स में नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2 के बराबर। ठीक बात? अच्छा, और यहां पे बात करें लेंथ जो है दोनों की बराबर है, और एक्सिस दोनों का जो है सेम है, सेम एक्सिस है। N1 N2 हो गया सर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बाहर वाले जो आपके पास सोलेनॉइड है, जो बड़ा सोलेनॉइड है, उसमें करंट I के बराबर फ्लो होता है, उसमें करंट I के बराबर फ्लो होता है। तो मैंने यहां पे माना लेट्स अज्यूम दैट करंट इन बिग सोलेनॉइड, इन लार्ज सोलेनॉइड इज I। तो इसके करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर देखने को मिलेगा। सो म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स बड़े वाले के, दैट इज N2, इसको ऐसे लिखना चाहिए येलोइंग से ही, N2 म्यू नॉट इंटू I। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसका है? ये बड़ी वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितने लूप्स से पास कर रहा है? अंदर वाले छोटी सोलेनॉइड के N1, छोटी सोलेनॉइड के N1 इंटू L नंबर ऑफ लूप्स से ये पास कर रहा है, और इतने लूप्स का टोटल एरिया में बात करूं तो वो आपको मिल जाएगा पाई R1 स्क्वायर के बराबर। ये जो है टोटल फ्लक्स है बेटा। ये टोटल फ्लक्स जो है ये बाहर में यदि करंट है तो उसकी वजह से अंदर वाली सोलेनॉइड के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है वो है ये। बाहर के करंट की वजह से, दोबारा सुनेंगे, कि छोटी सोलेनॉइड के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। तो छोटी सोलेनॉइड का एरिया और छोटी सोलेनॉइड में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल सोलेनॉइड। उसको कह देते हैं phi1, इसको मैं कह देता हूँ phi1, इसको कह देता हूँ, और इस करंट को I2 कह देते हैं, इस करंट को I2 कह देते हैं, क्योंकि बड़ी वाली के लिए सब 2 हमने सबस्क्रिप्ट यूज किया है, छोटे वाली के लिए हमने 1 सबस्क्रिप्ट यूज किया है, तो I2 आ जाएगा और ये भी I2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको और सजा लेंगे, इसको सजा लेते हैं, और कैसे को मिलेगा phi1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I2। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि phi1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू इंटू I2। इसको कंपेयर कर लेंगे phi इज इक्वल टू mi से, यहां लिखूंगा मैं कंपेयरिंग विद phi इज इक्वल टू mi, phi इज इक्वल टू mi। तो आपको यहां से मिल जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिस्टम का ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आएगी आपके पास म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L, पाई R1 स्क्वायर इंटू L। पाई R1 स्क्वायर जो है वो आप याद रखें बेटा, ये R1 जो है ये R1 इज छोटी सोलेनॉइड का रेडियस इस्तेमाल करना है। छोटी जो सोलेनॉइड है उसका रेडियस इस्तेमाल करना है। दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का इस्तेमाल हुआ है, लेंथ दोनों की कॉमन है। तो ये बात आप याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे। तो एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास 2 कॉइल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो सिंगल है, 1 टर्न है दोनों में, और इसका रेडियस छोटे वाले लूप का रेडियस R1 है, बड़े वाले लूप का रेडियस R2 के बराबर है। और क्वेश्चन में दिया है दैट R2 इज मच ग्रेटर देन R1। R2 की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, R1 की वैल्यू बहुत कम है R2 से। और आपसे पूछा ये गया है कि इस सिस्टम का इन
दोनों कॉइल्स का आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी आप कह सकते हैं। सो हमें बताना ये है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और आपको बताना ये है कि फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो आप मान लीजिए कि आपके पास जो बड़ा वाला लूप है इसमें करंट I के बराबर फ्लो होता है। मैंने मान लिया कि इस लूप में करंट जो है वो I के बराबर फ्लो होता है इस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो फाई और I दोनों वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो इन दोनों के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, इनकी ज्योमेट्री पे, इनके बीच में स्पेस, इन पे जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इनकी जो लंबाई जो है यानी कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। करंट और फ्लक्स से कोई रिश्ता नाता नहीं है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो हम कह सकते हैं कि I मानने से हम करंट I मान सकते हैं, इसमें मान सकते हैं, इसमें मान सकते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और ना ही वो वैल्यू M की I पर डिपेंड होने वाली है। अब ये जो लूप है बड़ा वाला, हम जानते हैं कि उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लूप क्या होता है, फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय 2R2। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है उसके सेंटर पर, एक लूप के सेंटर पर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि दिस रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं कह सकता हूं कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वही ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। तो मैं कह सकता हूं कि R1 की जो पूरी जमीन है, R1 रेडियस का जो लूप है, उसका का पूरा सरफेस, पूरी की पूरी जमीन इसकी इतनी छोटी है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी जगह पे ही इसके बराबर है कायदे से। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, और सेंटर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा, लेकिन क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हाँ ये सेंटर है, हाँ ये भी सेंटर ही है, ये भी सेंटर ही है, ये भी सेंटर ही है, तो इस पूरे रीजन में मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू जो है म्यू नॉट I अपॉन 2R2 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द छोटू कॉइल, जो स्मॉल कॉइल है φ1 कह सकता हूं मैं, उसकी वैल्यू जो है आपको मिलने वाली है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप 2 इनटू एरिया ऑफ छोटू कितना है, पाई R1 के स्क्वायर के बराबर, पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा φ1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2R2, यहाँ पे आपको मिलेगा I, यहाँ मिलेगा आपको पाई R1 स्क्वायर के बराबर। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक जो ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल डिपेंड्स अपॉन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। तो इस करंट को छोड़कर बाकी सारे चीज़ें जो हैं वो क्या होने वाली हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होने वाली है। तो यहाँ से आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिलती है M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2R2, यहाँ मिलेगा आपको पाई R1 स्क्वायर, यही आपको मिलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक बात, आगे चलते हैं।